नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास जैन सहायक आचार्य। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों की विधि के नाम से जाना जाता था, किंतु राष्ट्रों के आपसी संबंधों को विनियमित करने वाले नियमों को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों की विधि कहना भ्रामक लगता था, क्योंकि इस शब्द में ऐसा आभास होता था कि इसमें कई राष्ट्रों की विधि का अध्ययन किया जाना है। इसी कारण सर्वप्रथम इंग्लैंड के विधि शास्त्री जर्मी बेंथम ने 1780 में राष्ट्रों की विधि के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग किया, तभी से नाम प्रचलित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को अध्ययन करने के लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक प्राचीनतम परिभाषा, एक आधुनिक परिभाषा। इससे पूर्व एक बात कहना चाहूँगा कि जो यूरोपीय विधि शास्त्री है, उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि यूरोपीय सभ्यता की देन है, परंतु ये कथन पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि यूरोपीय सभ्यता से पूर्व हम बात करते हैं भारतीय सभ्यता की या चीन की सभ्यता की या मेसोपोटामिया या यूनान की सभ्यता, इन सब में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ विषय अपने आप में पूर्ण थे। जैसे कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में सुंदरकांड अध्याय में एक प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो उनके वचनों से रावण को गुस्सा आता है और उसको मृत्युदंड का आदेश दे देते हैं, परंतु उसी रावण का भ्राता विभीषण महाराज रावण से कहता है कि ना ही शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मार्य दूता। अर्थात बड़े विनम्र भाव से कहता है कि आप किसी दूत को हत्या का दंडादेश नहीं दे सकते। यही विशेषाधिकार आज अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी है। दूसरा, आश्रय का असाइलम। जब कोई व्यक्ति किसी के शरण में जाता है तो उसके द्वारा उसको शरण दी जा सकती है, लेकिन जिस रूप में आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ हद तक ये भी ठीक है कि उसको परिभाषित और परिष्कृत करने में यूरोपीय विद्वानों का बहुत योगदान है। बात करते हैं परिभाषा की। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा में या अंतर्राष्ट्रीय विधि में ओपेनहाइम जो विधि शास्त्री है, वो जाने पहचाना नाम है। उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दी वो इस तरह थी कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधनकारी मानते हैं। लेकिन इस परिभाषा की कटु आलोचना हुई, क्योंकि इस परिभाषा में जो ओपेनहाइम ने परिभाषा दी है वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की केवल सभ्य राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के केवल राज्य ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अब व्यक्तियों में को भी कुछ उत्तरदायित्व प्राप्त हुए, अधिकार प्राप्त हुए हैं। अतः आज अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य ही नहीं, संस्थाएं ही नहीं, अपितु व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। तीसरा वो कहते हैं कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम
ऐसा नहीं था, क्योंकि खुद चीन या भारत सभ्य राष्ट्रों की श्रेणी में यूरोपीय राष्ट्र नहीं समझते थे। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय उठता है, कोई विवाद होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कन्वेंशन, संधि, प्रथाएं, इन सबको देखा जाता है। अतः ये कहना कि सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होंगे, उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ चौथी आलोचना की जाती है कि यह धारणा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह बड़ा ही जड़ है, अर्थात वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि स्थायी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर प्रगतिशील है। इसी कमी को दूर करने के लिए उनकी जो ओपेनहाइम की 90वें संस्करण के संपादक सर रॉबर्ट जेनिंग्स और सर आर्थर वाट्स ने उसकी परिभाषा में परिवर्तन किया, और जो 90वें संस्करण की बुक आई उसमें जो परिभाषा दी अंतर्राष्ट्रीय विधि के ओपेनहाइम के द्वारा, उसमें इस तरह थी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों में विधिक रूप से बाध्यकारी है। ये नियम प्राथमिक रूप से राज्य के संबंधों को नियंत्रित करते हैं, परंतु केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा कुछ हद तक व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रदत्त किए अधिकार तथा अधिरोपित कर्तव्य के विषय हो सकते हैं। तो ओपेनहाइम की पुस्तक के 90वें संस्करण में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत केवल सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत ही नहीं आते, अपितु अंतर्राष्ट्रीय विधि में संस्थाएं और व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। इसी क्रम में समय समय पर भिन्न भिन्न विधि शास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषित किया, जिसमें मुख्य है जेल ब्रायली। जेल ब्रायली के अनुसार राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एसएस लोटसवाद में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। इसी क्रम में एक विधि शास्त्री हुए फिलिप जी जेसप, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि अथवा राष्ट्रों की विधि वह विधि है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा व्यक्तियों के राज्यों के साथ संबंध पर लागू होती है। फिलिप जी जेसप की परिभाषा थोड़ी विस्तृत है। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रखते, अपितु ये व्यक्ति और राज्य के संबंधों को पर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करते हैं। इसके बाद हाल महोदय कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आचरण के उन नियमों का समूह है जिन्हें आधुनिक सभ्य राज्य अपने पारस्परिक संबंधों पर उसी प्रकार से बंधनकारी मानते हैं जिस प्रकार एक विवेकशील व्यक्ति अपने देश की विधि को मानता है, जिसका वह पालन करना होता है तथा जो उस पर बंधनकारी होती है। वह राज्य यह भी मानते हैं कि उल्लंघन होने पर अंतर्राष्ट्रीय विधि उपयुक्त साधनों द्वारा लागू करवाई जा सकती है। एक वर्त कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का एक ऐसा समूह है जो राज्यों के संबंधों को नियंत्रित करता है। यह विधि शास्त्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास मुख्यतः समय समय पर होने वाले अनुभवों तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है। इसके बाद एक फैसला क्वीन बनाम केन का, इसमें मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कालरिज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि चलनों का वह समूह है जो सभ्य राज्यों ने अपने पारस्परिक संबंधों में पालन करना स्वीकार कर लिया है। केल्सन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्यों के मध्य विधि ऐसे नियमों का समूह है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। इसमें से अगर इन परिभाषाओं में से फिलिप जी जेसप की परिभाषा को निकाल दें तो अधिकतर विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा में सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन
इनकी आलोचना भी जैसे ओपेनहाइमर की परिभाषा की आलोचना होती है वैसे ही की जाती है, लेकिन आधुनिक जो विधि शास्त्री हुए हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि की विस्तृत परिभाषा दी, जिसमें पहला है फेनविक। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा विस्तृत शब्दों में सामान्य सिद्धांतों तथा विशिष्ट नियमों के समूह द्वारा की जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों पर बंधनकारी होते हैं। इसके बाद वाइटमैन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी निश्चित समय पर राज्यों एवं अन्य इकाइयाँ जो इसके अंतर्गत आते हैं के आचरण के स्तर हैं। ये परिभाषा बड़ी संक्षिप्त तथा उपयुक्त है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल राज्य नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, गैर राज्य इकाइयाँ तथा व्यक्ति भी आ सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छे विधि शास्त्री स्टार्क महोदय वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वो समूह है जिसमें अधिकांशतः राज्यों के आचरण संबंधी व सिद्धांत तथा नियम है जिन्हें कि वो अपने ऊपर बंधनकारी महसूस करते हैं तथा सामान्यतः उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों में मानते हैं, और जिनके अंतर्गत निम्न चीज़ें भी आती है: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्य संबंधी उनके पारस्परिक संबंध तथा उनके राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित विधि के नियम। दूसरा, व्यक्तियों तथा राज्य गैर राज्य इकाइयों से संबंधित वे नियम जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है। अर्थात जो स्टार्क महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा बड़ी विस्तृत दी है, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल राष्ट्रों के मध्य तक ही सीमित नहीं रखते। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी उनके पारस्परिक संबंध, राज्य और व्यक्तियों के संबंध, व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों से संबंधित वे नियम जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिनके संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। इसी क्रम में एडवर्ड कॉलिन्स विधि शास्त्री वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों का एक ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य सामान्यतः अपने पारस्परिक संबंधों में लागू करते हैं। यह नियम राज्यों को और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। अंत में निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के अंतर्गत केवल राज्य ही नहीं अपितु संस्थाएं, गैर राज्य इकाइयाँ, व्यक्ति सब सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।